A very good morning to all my students। मैं डॉक्टर अनुराधा प्रसाद एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस के तहत आप लोगों के समक्ष एक नए प्रश्न को रख रही हूँ। और आज मेरा प्रश्न जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ वह यह है कि पितृसत्ता के संदर्भ में सेक्स और जेंडर की क्या भूमिका है। जैसा कि हम जानते हैं, जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। यह समाज में पुरुषों और महिलाओं के व्यवहारों को परिभाषित करता है। जेंडर शब्द को मानव निर्मित सिद्धांत समझना चाहिए। हमारे पितृसत्तात्मक समाज में जेंडर या लिंग के आधार पर भेदभाव एक सामान्य सी बात है। समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति वर्ग के रूप में जाना जाता है। इस जेंडर अनइक्वलिटी के कारण क्या है? भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्वे लिखते हैं, पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मकता व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हो, उसी से प्राप्त की है। उदाहरण के लिए, प्राचीन भारतीय हिंदू कानून के निर्माता मनु ने लिखा है, ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति प्राप्त नहीं है। क्या है यह? मुस्लिमों में भी यही समान स्थिति है। वहाँ भी भेदभाव या परतंत्रता के लिए मंजूरी धार्मिक ग्रंथों और इस्लामी परंपराओं द्वारा प्रदान की जाती है। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएं कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, संगठित वेश्यावृत्ति का कार्य करने या प्रवासी मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर होती हैं। क्या इस लैंगिक असमानता के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं? हमारे भारतीय संविधान में जेंडर अनइक्वलिटी को दूर करने के लिए अनेक सकारात्मक कदम भी उठाए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किए जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता है। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकृत करता है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में हमारी मदद करता है। भारत में महिलाओं के लिए बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाए गए हैं, पर जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। इन सभी प्रावधानों के बावजूद आज भी देश में महिलाओं के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है। पुरुष उन्हें अपने कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं। दहेज प्रथा आज भी हमारे समाज में प्रचलन में है। कन्या भ्रूण हत्या हमारे क्रमों में विद्यमान है। हम इस पितृसत्तात्मक समाज में लैंगिक असमानता को कैसे समाप्त कर सकते हैं? संवैधानिक सूची के साथ साथ सभी प्रकार के भेदभाव या असमानताएं तो चलती रहेंगी, लेकिन वास्तविक बदलाव तभी संभव है जब पुरुषों की सोच को बदला जाए। ये सोच जब बदलेगी तब मानवता पुरुष महिला के साथ समानता का व्यवहार करना शुरू कर देगी और उन्हें अपना अधीनस्थ नहीं समझेगी। महिलाओं को भी अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी और जानना होगा कि वो भी इस शोषणकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक अंग नहीं है और वे इस समाज का एक हिस्सा हैं। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र
आने वाले समय में पुरुषों और महिलाओं के सामूहिक प्रयासों से लिंग असमानता की समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाएगा और हम सभी की सोच और कार्यों को आधुनिक समाज की तरफ ले जाएंगे। तभी हमारा समाज प्रगति कर सकेगा और हम एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकेंगे। धन्यवाद।